हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के एमसीक्यू करवाऊंगा और ये हमारा डे 3 है। ठीक है, डे 1 से लेकर जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस समझाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आइए। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन की ये वीडियो हमने पूरी बनाई है, जिसके अंदर हम कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस करवाएंगे, 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन दिखा रखा हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए और इसको अपने आप करके देखिए। एक बार इसको करके देखिए और आंसर को अपने दिमाग में लाइए। ठीक है, और फिर जो मैं आंसर बताऊंगा उससे मैच करिए और लास्ट में मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 1.5। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, 3/2। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए आपको। द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 ईयर एज 20,000, 18,000 और 9,000। 3 साल का प्रॉफिट है 20, 18 और 9 एंड सफर लॉस 2,000 और 5,000। मतलब टोटल 5 साल जो होते हैं उसमें से 3 साल में आपने प्रॉफिट कमाया और 2 साल का आपका लॉस हुआ है। ठीक है, इन लास्ट 2 ईयर्स द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी। तो देखो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको इन सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा और उनको उन दोनों को घटाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 और या तो ये 7,000 है ना, 7,000 को माइनस कर दो इसमें से, 18 में से 7 माइनस हुए तो 11,000, 11 और 9, 11 और 9 हो गया आपके पास 20, 20 20 40। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 20,000 डिवाइड बाय 5 यानी कि 8,000। 5 साल है ना ये, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 यानी कि 8,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट यानी कि 8,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 3/2 जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज आ रखा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, ये कट जाएगा ना, 4,000 बार में 4 तिया 12। तो इसमें जो गुडविल आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 12,000। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड। अगर आपके पास कोई गुडविल अकाउंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर और आप क्या करना चाहते हैं, गुडविल को बनाना चाहते हैं, डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ये तो सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको गुडविल बनानी है तो गुडविल क्या है आपके लिए, एसेट्स होती है और एसेट्स जब भी बढ़ती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वो ये हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो गुडविल को जनरेट करने के लिए गुडविल ही तो क्या होगी, डेबिट होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुडविल अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। अगर गुडविल जो है नए पार्टनर के द्वारा दी जाती है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री नहीं मतलब जो भी अकाउंट बोल रखा है वो देखिए क्या कह रहा है, फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। पेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कैपिटल के बदले वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले वो गुडविल दे रहा है। ठीक है, द फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, वो फर्म की एसेट्स को परचेज कर रहा है इसलिए वो गुडविल दे रहा है, या नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट का शेयर जो होता है वो किसके पास चला जाता है, मतलब थोड़ा बहुत यानी कि कितना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुसार न्यू पार्टनर के पास चला जाता है। ठीक है, न्यू पार्टनर के पास पास चला जाता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर उसके बदले इन लोगों को क्या देता है, गुडविल देता है। क्या देता है, गुडविल का पैसा देता है। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, किसकी वजह से, शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से देता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के वक्त ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या कोई सा भी रिजर्व दे रखा हो तो ट्रांसफर टू, तो किस में ट्रांसफर होता है? जब आपने सीखा है कि बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व दे रखा हो तो ये क्या होता है? ये पार्टनर्स का होता है। किसका होता है? पार्टनर्स का। अच्छा बताओ कौन से पार्टनर्स का? सिंपल सी बात है, ये बैलेंस शीट किन पार्टनर्स की है? ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट किसके कौन से पार्टनर्स की हैं? ओल्ड पार्टनर्स की। तो ओल्ड पार्टनर्स ने ही तो ये रिजर्व निकाला होगा ना, सिंपल सी बात है। नया पार्टनर को तो कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो पैसा इसमें रिजर्व में लगा हुआ है वो इनको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफर किस में होगा? बताओ। ऑल पार्टनर्स नहीं, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, नए पार्टनर को क्यों मिलेगा भाई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज बोर्न बाय। जो प्रॉफिट और लॉस होता है रिवॉल्यूशन का, जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या होता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट में इस क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं। ये सारी चीज़ें समझते जाएं जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएंगी। इस तरफ इनकम आती है और इस तरफ एक्सपेंसेस आते हैं आपके। जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है, जैसे कि मान चलो आपकी इनकम यहाँ पर आ गई 1,00,000 रुपये और एक्सपेंसेस मान के चलो आपने यहाँ पर लिखे हैं 50,000, ठीक है। तो 1,00,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएगा 50,000, वो किस में बटेगा? तो हमने ये सीखा है कि यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं रिवॉल्यूशन में, उसमें जो हिस्सा होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। बात समझ आ रही है? ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा होता है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो भी किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? न्यू पार्टनर में नहीं होगा। ऑल पार्टनर कभी मत लिख देना। ऑल का मतलब होता है नए पार्टनर को इंक्लूड कर कर, ठीक है। ओनली 2 पार्टनर्स, ये ओनली 2 पार्टनर्स का भी हमें कोई कंसेप्ट नहीं पता कौन से पार्टनर, नया पार्टनर भी हो सकता है ओनली 2 में, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है कि ओल्ड पार्टनर्स। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है इन केस ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कौन से रेशियो में बढ़ता है? बताओ। जब नया पार्टनर, अभी अभी मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर है, वो फर्म को क्या दे रहा है? वो फर्म को दे रहा है गुडविल। क्या दे रहा है? गुडविल। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर टेक ओवर कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। और कितना शेयर मतलब अब जो इन व्यक्तियों का यानी कि ओल्ड पार्टनर का जितना शेयर न्यू पार्टनर लेगा, तो पहले देखा जाएगा कि जैसे मान चलो ए और बी हैं, तो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, ठीक है। तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है। मान चलो ए दे रहा है अपने हिस्से का 2:1 दे रहा है ए और बी, ठीक है ना। तो उनको गुडविल भी कितनी मिलेगी? 2:1 के हिसाब से मिलेगी। यानी कि गुडविल का हिसाब किताब जो है वो किस रेशियो में होता है? कब? एडमिशन के वक्त। एडमिशन के वक्त ध्यान रखना, एडमिशन के वक्त किस हिसाब से होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुसार, ठीक है। किस में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुसार। ओल्ड रेशियो में मत बांट देना, न्यू रेशियो में तो बिल्कुल नहीं, और इक्वल रेशियो में भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। डी एडमिट 1/10 ऑफ शेयर, द न्यू रेशियो विल बी। तो देखो जब नया पार्टनर आ रहा है डी, उसके बाद रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है ये सबसे पहले निकाल दो। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1 में से ये 1/10 माइनस हो जाएगा जितना उसका हिस्सा दे रखा है, ठीक है। 1/10 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/10। तो ये जो 9/10 है ये किस में बटेगा? ये बटेगा ये ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि ए बी और सी में।
रेशियो इनका चला था 4:3:2 का, अभी 9/10 इनमें ही बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा? ए के पास 9/10 का इस शेयर के अनुसार हिस्सा आ जाएगा, यानी कि 4/9, 4/9 ये कट जाएगा, तो क्या बचा 4/10। बी के पास भी ऐसे ही 9/10 यानी कि उसका अपने हिस्से के बराबर 3/9 के बराबर, ये भी कट जाएगा यानी कि 3/10। ऐसे ही सी के पास भी 9/10 का 2/9 ये कट जाएगा 2/10, और जो नया पार्टनर है उसका तो हिस्सा 1/10 है। तो देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है 10 है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 4, 3, 2 और 1, क्या हो गया 4, 3, 2, 1। बस समझ रही है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? रिमेनिंग शेयर निकाल देना आप पहले, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आ रहा हो और नया पार्टनर का शेयर दे रखा हो तो सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो क्या चल रहा है 3:2 का चल रहा है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन आ गया अभी पीछे जो करा था। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। सिंपल सा है, तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 में से 1/3 माइनस कर दो यानी कि 2/3। तो ए के पास कितना आ जाएगा? ए के पास आ जाएगा 2/3 का 3/5। डिनोमीटर सेम रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या होता है डिनोमीटर चेंज मत करना। और इसमें भी 2/3 का 2/5, क्योंकि इसका 2/5 है। समझ में आ रहा है ना 2/5 कैसे? 3 टोटल, 3 अपॉन में टोटल और 2 अपॉन में टोटल। तो ये हो गया आपके पास कितना 6/15 और ये हो गया आपका 4/15। बस समझ रही, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर जो नया पार्टनर था सी, उसका शेयर कितना था 1/3। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इन दोनों का तो 15 है, इसका 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/15, ठीक है 5/15। तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास 645, 645। अभी आप बोलोगे सर ये तो लेंथी हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, एक नंबर में कैसे होगा? तो बेटा एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति का निकाल लेना। एक व्यक्ति का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो देखो सब इसमें ऑप्शन देखो 6 किस में आ रहा है, सबसे पहले इसमें आ रहा है, तो सीधी सीधी बात होगी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। आपको सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक का निकाल दो, उससे ही आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि किसका आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट 9th, X and Y are partners sharing profit in the ratio 1:2, 1:1 सॉरी। एक्स वाई जो है अपना शेयर किस रेशियो में करते हैं 1:1 में। दे एडमिट जेड 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूट 25,000। कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लेके आ रहा है 25,000। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी क्या होगी? सिंपल सा है, देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो टोटल गुडविल का अपने शेयर के बराबर हिस्सा लेके आता है। इसका शेयर कितना है 1/5, तो टोटल गुडविल को 1/5 से मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाके वो 25,000 रुपये लेके आ रहा है, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गुडविल हमारे पास आ जाएगी कितनी 1,25,000। तो यहाँ पर जो टोटल गुडविल हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 1,25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस मेरी सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है ए एंड बी, ए बी सी 3 पार्टनर है। आर पार्टनर इफ डी इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर देन ऑप्शन देखो क्या है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। क्या पुरानी फर्म डिसॉल्व हो जाती है? बिल्कुल नहीं, पुरानी फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। डिसॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं होती, खत्म नहीं होती ना भाई। डिसॉल्व का मतलब यहाँ पर समापन कह रहा है, वो समापन नहीं होता। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही।
रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है उनके शेयर्स में चेंज होता है, ठीक है, उनकी जो लीगल कंडीशंस होंगी उसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि ओल्ड पार्टनरशिप क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जितने भी शेयर्स थे उसमें चेंज हो जाएगा, एसेट्स या लाइबिलिटीज में चेंज हो जाएगा, और जनरल रिजर्व इन सब के हिस्से में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो उसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट 11th, in which ratio the cash brought in for goodwill by new partner is shared by existing partner। क्या कह रहा है कि जो कैश लेके आया है नया पार्टनर, वो शेयर करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में किस रेशियो में, इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में करेगा। अभी अभी बताया था जस्ट मैंने आपको, ठीक है। कौन से रेशियो में करेगा बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेगा? नहीं। कैपिटल रेशियो में करेगा? नहीं। सेक्रीफाइस रेशियो में करेगा? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गुडविल जो है, जो नया पार्टनर ला रहा है, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उतना ही उनको गुडविल मिलती है। बस मेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे देखो 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं एक जैसे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तो रिवीजन करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिवीजन करते रहो आप, जो भी आएगा जब पेपर में देख लेना आराम से। अब देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन तो कोई नहीं कराता, बट ये है कि अगर हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे गारंटेड, और बाकियों का क्या है, रिवीजन हो रहा है आपके लिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे कह रहा है 12th क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज असर्टेन एट द टाइम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, अभी अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब निकलता है जब नया पार्टनर एडमिट होता है, यानी कि एडमिशन होता है। तो डेथ ऑफ पार्टनर नहीं, रिटायरमेंट नहीं, एडमिशन हाँ, नन ऑफ दिस नहीं। रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में ध्यान रखना गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ धीरे धीरे याद करते रहो। इसमें भी क्या निकाला जाता है, गेनिंग, और डेथ में भी क्या निकाला जाता है, गेनिंग। क्योंकि जब व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वहां पर गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। और एडमिशन में क्या निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट 13, if at the time of admission of a new partner profit and loss account balance appear in the books, it will be transferred to। तो देखो आपको समझना होगा कि जितना भी प्रॉफिट होता है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र किस में होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। किस में ट्रांसफ़र होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सा भी बैलेंस हो, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ट्रांसफ़र किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होगा, नहीं। ऑल पार्टनर्स में होगा, नहीं, क्योंकि ऑल का मतलब यहाँ पर वो नए पार्टनर को भी इंक्लूड कर लेता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल गलत, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स का इंक्रीज और एसेट्स का डिक्रीज, लाइबिलिटीज का इंक्रीज और लाइबिलिटीज का डिक्रीज आता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14th, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन जब अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड आपकी इनकम की होती है और डेबिट साइड आपकी एक्सपेंसेस की होती है। तो बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का ज्यादा, एक्सेस ऑफ, ध्यान रखना इस वर्ड को, ध्यान रखना, बच्चा भूल जाता है इसको। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, जो पहले लिखा हो वो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, क्रेडिट साइड, ये एक्स्ट्रा है। तो बताओ एक्स्ट्रा अगर इनकम है तो सिंपल सी बात है आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट, ठीक है। लॉस हो नहीं सकता, गेन मत लिखना, एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि वो सबका है, ठीक है ना, गेन नहीं है। गेन तो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को बेचने से होता है, ठीक है, बट ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नया जब बंदा आता है तो नई बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो अभी अभी हमने सीखा है कि जब न्यू पार्टनरशिप बनती है तो उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट, यानी कि पुनर्गठन होता है उसका। क्या होता है? पुनर्गठन होता है। तो उसको किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा? किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज हो गई, उसमें कोई वैल्यू बढ़ रही भी है और कुछ वैल्यू घट भी रही है, तो उस वैल्यू पे क्या हो गया? वो चेंज हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूड का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूट, रिवैल्यूड का मतलब होता है पुनर्गठन, मतलब जितनी उसकी वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट की गई है उस वैल्यू पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवैल्यूड फिगर पर, जितनी अब उसकी वैल्यू चल रही है उस वैल्यू पर उसको लिखा जाता है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियलाइज तो तब किया जाता है जब आप डिसोल्यूशन करते हो, ठीक है। इधर ए और बी गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूड फिगर, ठीक है। नेक्स्ट 16, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या कह रहा है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू। न्यू बैलेंस शीट में देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, बोल रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड वैल्यू पर किस में लिखा जाता है? न्यू बैलेंस शीट में, बिल्कुल अभी अभी तो देखा है हमने, न्यू बैलेंस शीट में लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा जाता है? सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन लास्ट था, बस यही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? न्यू बैलेंस शीट। बस मेरे ध्यान रखना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड वैल्यू पे लिखा जाता है किसमें? न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। अगला 17th क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपलसरी रिवैल्यूड, कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनको कंपलसरी चेंज किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की एडमिशन के वक्त कौन सी एसेट्स ऐसी है जिसको कंपलसरी चेंज किया जाता है? देखो जरूरी नहीं है कि स्टॉक चेंज हो, क्या पता स्टॉक की वैल्यू उतने की उतनी रहे। फिक्स एसेट्स में भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी कोई ज़रूरत नहीं, बट गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूड करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल जो पुराने पार्टनर्स की हैं उसमें कोई ना कोई चेंज होगा ही होगा, गारंटेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। तो गुडविल इज द करेक्ट आंसर। 18th ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर हैं। सी इज एडमिट विद 1/5 शेयर, ठीक है। सी ब्रिंग, ये आपका ये है 1,20,000, सी जो है 1,20,000 रुपये लेके आ रहा है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल के तौर पर 1,20,000 लेके आ रहा है, ठीक है। और उसका शेयर कितना चल रहा है? 1/5। द टोटल नेट वर्थ ऑफ द फर्म, नेट वर्थ का मतलब है कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगी? देखो अभी अभी जैसे मैंने गुडविल का कंसेप्ट बताया था ना, वैसे ही है कि टोटल कैपिटल का वो अपने हिस्से के अनुसार, यानी कि 1/5 के अनुसार पैसे लाया होगा, जो कि है 1,20,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी आपके पास? 1,20,000 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 लाख रुपए। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको कैपिटल दे रखी होगी नए पार्टनर की, उसको उसी के रेशियो से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1,20,000 को 1/5 का उल्टा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, या तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 लाख रुपए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 लाख, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा कंसेप्ट है, और समझ में आ रहा हो तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को काउंट करते रहना कि आप कितने आंसर दे रहे हो, और मुझे लास्ट में आंसर चाहिए। आप कमेंट में लिखना कि मैंने 24 आंसर दिए, 25 आंसर करेक्ट दिए, कौन से, वो लिखना जरूर, ठीक है। उससे प्रैक्टिस हो रही है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी सही रहेगा। 19th क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4। तो ओल्ड रेशियो दे दिया 3:4। सी वाज एडमिट 1/5 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले क्या करना है? रिमेनिंग शेयर निकालना है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बताओ?
1 में से 1/5 माइनस करोगे तो 4/5, ठीक है, एलसीएम ले लेना, 4/5 आ जाएगा। तो ए के पास कितना आ जाएगा बताओ, 4/5 का अपना हिस्सा 3/7, कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 12 अपॉन में 35। अब बच्चा कहेगा कि भैया कैसे बताएंगे, तो देखो आप ये देखो 12 किस में आ रहा है, बस इसमें आ रहा है, तो देखना यही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4/5 का 4/7 यानी कि 16 अपॉन में 35। और न्यू जो सी है वो 1/5 ले रहा है, 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/35। तो ऑप्शन क्या हो गया 12, 16 और 7। तो देखो 12, 16 और 7 आ गया ना अपने आप ही। तो पहले वाले आंसर से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विद। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो किसके साथ क्रेडिट होता है, किसके साथ क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ होता है, जब ड्राइंग ली होगी तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, या ड्राइंग के साथ होता है, नहीं कंपलसरी नहीं है ये। कंपलसरी ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ट्रांसफर होगा। पिछले साल जो आपके पास कैपिटल थी उसमें कुछ ब्याज लगकर वो अगले साल ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट 21, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में लेके आए न्यू पार्टनर, बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो जो पैसा न्यू पार्टनर कैश में लेके आया है गुडविल का, उसको क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, क्या एसेट्स होती है वो, प्रॉफिट, प्रीमियम या नन ऑफ दिस। तो देखो एसेट्स तो नहीं होती, उसे एसेट्स नहीं कहते, प्रॉफिट भी नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ठीक है। और इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो इसमें क्वेश्चन में ना एक चीज अगर और पूछ ली जाएगी, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है, एसेट्स होती है, नहीं, ये होती है हमारी इनकम। क्या होती है, इनकम। ये भी ध्यान रखना कि प्रीमियम फॉर गुडविल आपके लिए क्या होती है, इनकम होती है, फर्म की क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द इनकमिंग पार्टनर यानी कि एडमिशन जिसका होता है, ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। एंड आल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल, और कुछ बैलेंस पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है गुडविल अकाउंट का। देन द गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ। तो जो पुरानी गुडविल होती है, जैसे हम ओल्ड अपीयर्ड गुडविल कहते हैं, क्या कहते हैं, अपीयर्ड गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही ऑलरेडी होती है तो उसको कहते हैं हम अपीयर्ड गुडविल। तो उस गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, अमंग द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी। तो ध्यान रखना ये जो बैलेंस शीट होती है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी ओल्ड पार्टनर के पास जाती हैं, कोई भी न्यू पार्टनर के पास नहीं जाती। तो बैलेंस में लिखी होगी यानी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी होगी तो वो किसके पास जाएगी, ओल्ड पार्टनर के पास। और दूसरी बात उन्हीं के ओल्ड रेशियो में जाती है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि बैलेंस शीट में जो भी चीज लिखी है वो ओल्ड पार्टनर के पास जाती है और ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड रेशियो में जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो याद रखें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, सी एडमिट इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि जब नया व्यक्ति आ रहा है वो लेके आ रहा है 1/4 शेयर, और इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि ए के द्वारा इतना शेयर दिया जा रहा है, बी के द्वारा इतना दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ नहीं कह रखा हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो होता है
वही आपका बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना जब कुछ ना के रखा हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पूछ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर सभी निकालें एक बार क्वेश्चन को अपने आप। ठीक है, रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। ठीक है, अब ए के पास कितना जाएगा 3/4 और उसका हिस्सा 3/4, ये भी 3/4 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9/16। अब देखो पहले वाले ऑप्शन से ही मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा आंसर मेरा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा हो क्या सकता है, यही होगा क्योंकि 9/16 इसी में आ रहा है। ठीक है, बी देख लो, मैं निकाल देता हूँ पूरा। बी क्या है 3/4 है ये, और इसका रेशियो क्या है 1/4, तो 3/16। ठीक है, और सी का शेयर खुद का है 1/4, 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, तो क्या आ गया 9/16, 3/16, 4/16, तो 9/16, 3/16, 4/16, देखो ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई ऐसा कोई कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक नंबर में क्वेश्चन नहीं हो पाए। ठीक है, बच्चा बस अगर क्वेश्चन को पूरा करता रहेगा, दिमाग लगाता रहेगा, तो टाइम तो लगेगा, तो एक ऑप्शन से ही आप पता कर सकते हो कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, डायरेक्टली आगे बढ़ जाओ। फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड नहीं, ओल्ड माइनस न्यू बिल्कुल सही, गेनिंग में से सैक्रिफाइस घटा के नहीं आता ये, और बाकी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट में मुझे जरूर लिख के देने हैं आप सबको कि मैंने कितने कितने क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, सभी लिख के दें कि हमारे द्वारा इतने क्वेश्चंस सही किए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे अभी बताया था ना, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करा था। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व आर ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हाँ, बैंक अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे दिया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व किसके होते हैं, प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं किसके, ओल्ड पार्टनर्स के। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है कि भाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स ही लिखते हैं हम। ठीक है, बट यहाँ पर क्या लिखा है ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने उसी को टिक लगा दिया। ठीक है, अगला 27, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, यानी कि 1 1 और 1 के पार्टनर है। डी इज एडमिट टू द फर्म फॉर, ये लिखा है 1/4, ठीक है, डी इज एडमिट टू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, डी ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल। तो हाफ लेके आए, हाफ, ये ध्यान रखना हाफ, तो इसका मतलब क्या है, हाफ का मतलब ये हो गया कि अगर वो फुल लेके आता तो फुल कितनी होती है, फुल गुडविल कितनी लाता 10,000 रुपये, सिंपल सी बात है ना, आधी जब 5,000 है तो फुल कितनी होती है 10,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल कितनी होती है, अभी बताया ना, टोटल गुडविल जो है उसका वो अपने शेयर के अनुसार लेके आता है, यानी कि 1/4 के अनुसार लेके आता है, तो लेके कितना आता 10,000, हमें तो यहाँ पर 5,000 नहीं लिखना, टोटल गुडविल लिखनी है, यानी कि 10,000 रुपये, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल गुडविल कितनी आ जाती है 40,000। या तो मैंने जो बताया था कि 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो उसी के शेयर को उल्टा कर, तो उल्टा करोगे तो वही आ जाएगा 40,000, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी 40,000। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इन्हीं क्वेश्चनों की, तो ये दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 28, on the admission of the new partner increase in value of assets is debited to which account, assets बढ़ रही है। अब बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, देखना ये क्वेश्चन आपसे शायद गलत ही हो, ये क्वेश्चन अगर आप रिवीजन नहीं करके जाओगे ना तो गलत ही होगा। बताओ
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगी, कौन से अकाउंट में होगी? क्या वो रिवोल्यूशन में होगी, एसेट्स में होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में होगी, कैपिटल अकाउंट में, या नन ऑफ दिस? ठीक है, सोच लो क्वेश्चन को, या तो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एंट्री क्या होती है। जब कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है कि एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो एसेट्स को ही डेबिट करते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में उसे क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं और एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। और कई सारे बच्चों ने ना रिवैल्यूएशन सोचा होगा, बताओ हाँ या ना, कमेंट करके बताओ। आपने रिवैल्यूएशन सोचा या नहीं सोचा? गारंटेड आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सोचा होगा, बट इसका ऑप्शन क्या है, एसेट्स अकाउंट, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना। नेक्स्ट 29, जेड इज एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर। जेड आ रहा है कितने शेयर पे, 1/4 पे। इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग 30,000 फॉर गुडविल, 30,000 गुडविल के लिए क्या आ रहा है, इट विल टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई। तो वो जो गुडविल के 30,000 लेकर आ रहा है, वो जो गुडविल है वो किससे लेगा, किससे लेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मतलब वो जो टेकन कर रहा है, इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर, वो उनको देगा कितने, किस रेशियो में देगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में देगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो 30,000 की गुडविल लेके आ रहा है वो उन ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में देगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसका भी आंसर आप दो। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट्स इज डेबिटेड टू, तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगी बताओ? अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन में होगी, एसेट्स में होगी, या ओल्ड पार्टनर्स में होगी, या नन ऑफ दिस। अब देखना इसका भी आंसर आप गलत ही दोगे। ठीक है, बताना जरूर, आंसर दो पहले, फिर बताना जरूर कि आपने आंसर क्या दिया है। वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि जब भी एसेट्स कम होती है तो वो एसेट्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, तो डेबिट किया जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। समझ पा रहे हैं? पिछले क्वेश्चन को देख के आपने इसको भी एसेट्स ही टिक लगाया होगा, गारंटेड है। ठीक है, ध्यान रखना, चीज़ों को समझ के चलें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए भाई। ठीक है, 30 क्वेश्चन करा दिए और 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे एडमिशन से रिलेटेड थे, पार्टनरशिप की। ठीक है, अगली वीडियो में हम कुछ और चैप्टर के एमसीक्यू लेके आएंगे। ये हमारा डे 3 था। अगर किसी व्यक्ति ने डे 1 नहीं देखा हो, डे 2 नहीं देखा हो, भाई उसको ज़रूर देखें। ठीक है, और उसको समझें, और आपको जो भी कंसेप्ट डाउटफुल लगता हो वो मेरे को बता दें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उस दिन तक, लास्ट डे तक मैं आपको ये डे बाय डे वाली सीरीज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डे 4 के वीडियो के साथ।